So now lecture 20th lecture, which is our next topic. So 19th lecture was balanced load and unbalanced load. Now your syllabus topic is measurement of power and power factor. Power and power factor in three-phase balanced system. ठीक है, आपके सिलेबस में थ्री फेस बैलेंस्ड सिस्टम की पावर की स्टडी है, अनबैलेंस्ड की नहीं है. ठीक है, सो हम बैलेंस्ड की स्टडी करेंगे. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पावर और पावर फैक्टर होता क्या है. मेजरमेंट तो इसकी बाद में करोगे ना, पहले तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ पावर एंड पावर फैक्टर. देखो, कोई भी सर्किट है उसकी जो पावर होती है वो बेसिकली होती है V/I. कितनी वोल्टेज अप्लाई की और कितना करंट ड्रा किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पावर आ जाएगी. मीन्स इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम की. जैसे हम बोलते हैं ना, लेट्स से आपका जो AC है, आप जस्ट कंसीडर करो कि ये 2 किलोवाट का है. लेट्स से, ठीक है, 2 किलोवाट का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके घर पे. तो जो हमारा जो एक यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या है, अब 2 किलोवाट अगर ये AC या वो जो भी कंपोनेंट है, अगर ये 1 घंटे के लिए चला तो ये कितना हो गया, 2 किलोवाट आवर. तो इसने 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम किए. यूनिट का, एक यूनिट का अप्रॉक्सीमेट रेट आजकल 8-9 रुपये है, तो उसने 16 रुपये की बिजली कंज्यूम कर ली. अगर ये 2 किलोवाट का कंपोनेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तब चलो आपको ये इतना समझ नहीं लग रहा था कि 1000 से डिवाइड है या कैसे करना है. तो ऐसे इसको ईजिली याद रखो. अगर ये 2 किलोवाट का कंपोनेंट लेट से 5 घंटे चला, तो इसने 10 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट, तो इसने 10 यूनिट कंज्यूम कर लिए. तो ये होती है बेसिकली पावर. ठीक है, अब लेट से देखो, आपके पास एक रेजिस्टेंस है. एक रेजिस्टेंस को आपने वोल्टेज अप्लाई की है. तो रेजिस्टेंस का हमें पता होता है कि वोल्टेज और करंट फेस में होते हैं. ठीक है, तो ये इसकी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, कुछ ड्रॉप होगा तो करंट इससे उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा. ये दोनों क्या है, फेस में है. V और I में एंगल कितना है, 0 है. ठीक है, अब अगर आपके पास इंडक्टर हो, प्योर इंडक्टर, यहाँ पे है प्योर रेजिस्टर, यहाँ पे है प्योर इंडक्टर. इस केस में बेसिकली आपने ये स्टडी किया होगा कि जो इंडक्टर की ये वोल्टेज है वो बेसिकली उसका जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग करता है. क्यों करता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. क्योंकि लेंज लॉ क्या कहता है कि इंडक्टर को जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो बेसिकली लेंज लॉ क्या कहता है कि इंडक्टर अपने आप को अपोज करता है. तो इस वोल्टेज अप्लाई करने से उसमें करंट जनरेट होता है, तो वो इसी को अपोज करेगा. मीन्स तू ना जनरेट हो तो उसके कारण करंट पीछे रह जाता है. ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री लैग होता है. सिमिलरली अगर आपके पास अब प्योर कैपेसिटर है, तो उसमें क्या होता है कि ये वोल्टेज है और ये करंट है. तो ये है, इसमें क्या करता है, करंट लीड करता है 90 डिग्री. I लीड V. करंट इसमें क्या होता है, लैग करता है. कौन, करंट लैग V/90 डिग्री. ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया है कि अगर प्योर रेजिस्टर का सर्किट है, प्योर इंडक्टर का सर्किट है और प्योर कैपेसिटर का सर्किट है. लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकली कैसे होते हैं सर्किट, उसमें रेजिस्टेंसेस भी लगे होते हैं, उसमें कैपेसिटेंसेस भी लगे होते हैं और इंडक्टेंस भी लगे होते हैं. ऐसा कभी कोई लोड नहीं होता. लोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. ऐसा कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगी हो, या उसमें क्या है, रेजिस्टेंस भी लगा होगा, कैपेसिटेंस भी लगा होगा, इंडक्टेंस भी लगा होता.
ठीक है। सो जो एक्चुअल सर्किट्स होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं इनके, रेजिस्टेंस के, इंडक्टेंस के, कैपेसिटेंस में, सीरीज़ में होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है, वो आपको पता है इसकी डिटेल। तो एक्चुअल बेसिकली जो भी आपका जो एक्चुअल सर्किट होगा और प्रैक्टिकल सर्किट होगा, अगर देखो उसमें अब क्या बनेगा, अगर उसमें एल भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, तो या तो वो देखो वो लैग करेगा या फिर लीड करेगा। अब किसकी वैल्यू ज़्यादा है? अगर तो आर एल सी में इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है तो नेट आपका जो वी एंड आई होगा वो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। अगर आर एल सी में से आपका कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है और कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। सो मीन्स या तो आपके पास जो नेट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि कुछ एंगल से करंट पीछे रह गया, लेट से ये फाई, या फिर कुछ एंगल से करंट आगे निकल गया, डेट इज़ इनमें जो एंगल है फाई। ठीक है, तो ये जो होती है ना, अब ये जो कॉस फाई होता है इसको बोलते हैं आप पावर फैक्टर। मीन्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल ही रहा हूँ, आप अपने नोट कर सकते हो। द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, और बेसिकली जो पावर होती है ना वो क्या होती है इस केस में, उस केस में क्या था, जब वी एंड आई दोनों 0 डिग्री फेज था तो वी आई पावर हो गई। इसमें इस केस में पावर हमेशा इन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ही मेजर की जाती है। यही पावर बेसिकली पावर होती है जो हॉरिजॉन्टल में होती है, जो हमारा काम करती है। यही पावर रेटिंग अगर किसी कंपोनेंट पे लिखा हुआ है ना कि 5 किलोवाट की पावर पे ये चलता है, इसका मतलब ये वाली पावर जो इस डायरेक्शन में आएगी उसकी। ठीक है, तो बेसिकली पावर की क्या हुई हमारी वी आई कॉस फाई, क्योंकि आई कॉस फाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और आई साइन फाई इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट। अब वो लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, ठीक है, सो दिस इज वी आई कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। अब इसका देखो बेसिकली क्या होगा कि लेट्स से प्रैक्टिकली ना हमारा जो एम होता है वो होता है कि जो फाई एंगल 0 रहे। ऐसा होता नहीं वैसे कभी, पर हमारी मैक्सिमम एफर्ट यही रहेगा कि वोल्टेज और करंट क्या रहे, फेस में रहे। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आपके पास जो भी आपने कोई कंपोनेंट बनाया, आपने कोई है ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिज़ाइन किया, वो नेट ऐसे आ गया। अब इसका पावर फैक्टर की कुछ वैल्यू होगी, तो आप डेलीबरेटली तुसी जानबूझ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰੇ, ਲੀਡ ਕਰੇ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ करंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ आई एल, दिस इज़ बिकॉज ऑफ डैट कैपेसिटर जो आपने लगाया जानबूझ के। तो अल्टीमेटली ये डिक्रीज़ हो जाए, लेट से ये यहाँ पर बन गया, ठीक है, और लेट से ये वोल्टेज का। सो ये फाई एंगल जो होता है ये कम से कम चाहिए। देखो अगर इसकी ये होती है पावर फैक्टर एडजस्टमेंट करना। अब अगर हमारे पास लेट से कोई भी हमने कंपोनेंट ड्राइव किया, उसका जो फेजर डायग्राम है वो ऐसे बन गई है, तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये कैपेसिटिव लोड है। तो इसमें आप डेलिबरेटली एक इंडक्टर लगा दोगे, अब वो सीरीज़ या पैरेलल में लगा वो एक अलग बात है, ठीक है, वो डिटेल में नहीं हमने जाना। तो उसके कारण करंट क्या है वो इसमें आएगा, तो नेट करंट जो होगा वो बेसिकली इससे डाउन आ जाएगा। तो ये आपका करंट ऐसे हो जाएगा, ये फाई एंगल आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको फाई चाहिए 0, मीन्स आपको पावर फैक्टर कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1 इज़ बेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, पर ये कभी भी अचीव नहीं होता। इसका क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली पावर फैक्टर की वैल्यूज़ होती हैं वो 0.8 और 0.7, 0.85 ऐसे आपको पावर फैक्टर मिलता है। आपका पावर फैक्टर किसी भी डिवाइस का होना चाहिए 1। अगर वो 1 नहीं होगा तो आपके लॉसेस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके यूनिट्स वो ज़्यादा खाएगा। अकॉर्डिंगली वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा होगी तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं। देखो मैं आपको इसका भी एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ।
रूल कह लो या इसकी थ्योरी कह लो कि जो अगर पावर फैक्टर आपका नहीं है, इफ़ कॉस फाई इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो बेसिकली अगर ये फाई एग्जिस्ट करता है, हमें इस फाई को ज़ीरो करना है, अगर ये फाई एग्जिस्ट करता है तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहली बात तो देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है, लेट्स से ये आपका वी है और ये इतना फाई एंगल है, लेट्स से ये आपका आई है, लेट्स, और अगर आपका फाई इतना है तो नेचुरली ये होगा, अगर आपका फाई और ज़्यादा है तो बेसिकली इसमें ऐसा होगा। सो दिस इज़ आइस। तो इसको आप इजीली एनालाइज करोगे कि जैसे जैसे आपका फाई इंक्रीज़ होता जाएगा ना, वैसे जैसे आपका करंट का जो फेज़र है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। नेचुरली है ना, ये तभी इसको कवर करेगा, ऐसे कवर करना है ना हमने, परपेंडिकुलर लाइन से होता है ना, एक एक आई का आई कॉस फाई हो जाएगा, एक एक आई साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, सो फाई इंक्रीज़ करने से करंट, ये जो एंगल एक फेज़ होता है, किसी भी आप लो, आप फेज़र लो, उसका एक फेज़ होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, और कितने, ये वोल्टेज 0 पे है, ये करंट इतने मैग्नीट्यूड और इतने फेज़ एंगल पे है, ये करंट इतने मैग्नीट्यूड और इतने फेज़ एंगल पे है, सिमिलरली ये करंट इतने मैग्नीट्यूड। सो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होता जाता है। अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो नेचुरली उस सर्किट में आई स्क्वेयर आर लॉसेस भी इंक्रीज़ होंगे। ये बेसिकली क्या है, ये पावर लॉसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। आई स्क्वेयर आर बेसिकली क्या होती है, हीट प्रोड्यूस, वो कंपोनेंट जल्दी गर्म होगा। ठीक है, तो ये एक तो ये डिसएडवांटेज है कि पावर फैक्टर आपका 1 होना चाहिए और फेज़ एंगल को आप 0 रखो, तभी हम मैक्सिमम हमारा जो प्रैक्टिस होती है कि हम इस फेज़ एंगल को 0 रखना। अब सेकंड है, देखो अब सेकंड इसी से हम बना लेते हैं। अगर करंट, लेट से अगर इतना करंट आपको भेजना पड़ रहा है, एक तो लॉसेस तो हो गए, अब इस हीट को, लेट से आप पावर फैक्टर कम नहीं कर पाते, तो इतनी हीट को विदस्टैंड करने के लिए आपकी थिन वायर से काम नहीं चलेगा, आपको थिक वायर लेनी पड़ेगी, आपको स्पेशल वायर्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो आपका जो वायर का खर्चा है और वायर का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। थिन वायर और थिक वायर में कॉस्ट का डिफरेंस होता है, तो उसको हम बोल देते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस और कैपिटल लॉसेस। ठीक है, कैपिटल मीन्स आपका जो फाइनेंस से रिलेटेड हो गए तो आपके पैसे ज़्यादा लगे। कैपिटल लॉसेस हैं बेसिकली, अगर कम थिन वायर में कंडक्टर कम लगेगा, थिन वायर बेसिकली ऐसे होगा, ठीक है कंडक्टर। अगर थिक वायर लोगे तो उसमें नेचुरली वो ऐसे होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा करंट अब सपोर्ट करना है। तो ये हो गए हमारे कॉपर लॉसेस। कैपिटल लॉसेस ये नेचुरली ये थोड़ी सी, ये इससे, ये वाली वायर इससे एक्सपेंसिव आएगी, तो ये कैपिटल लॉसेस हो गए। इसमें मटेरियल भी इसका ज़्यादा लगेगा, तो ये कॉपर लॉसेस हो गए। और ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ये इसके पावर लॉसेस हो गए। ठीक है, सो एक तो हो गया ये पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट होता है, लेट्स से आपके पास ना यहाँ से सप्लाई आ रही है, कोई 3 फेस है, वाट एवर जो भी है, ठीक है, ये सप्लाई जनरेटर है, और ये आपका घर है। लेट्स से यहाँ पे आपको सप्लाई दी जा रही है। आपका घर, लेट्स से उसने बोला है कि यहाँ पे आपका 5 किलोवाट का लोड है, कि आपका घर इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। ये जो 5 किलोवाट की होती है, ये इस डायरेक्शन वाली पावर दी होती है। जो भी आपका हाउस का लोड है या किसी कंपोनेंट का लोड है, उसका मीनिंग होता है कि इस डायरेक्शन में ये इतनी पावर कंज्यूम करेगा। अब लेट्स से अगर तो वोल्टेज ऐसे थी, करंट ऐसी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, वी आई, ये ऐसे हमारे पास, लेट्स से बिकॉज ऑफ पावर फैक्टर। उसकी डिसएडवांटेज हम स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा हमारे पास सर्किट बना। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में पावर हो गई वी आई कॉस फाई, और इस डायरेक्शन में पावर हो गई वी आई साइन फाई। और वी आई और एक्चुअल पावर कितनी होगी, एक्चुअल करंट तो अब ये है ना, बिकॉज ऑफ दिस पावर फैक्टर, और एक्चुअल पावर कितनी होगी, डेट इज इक्वल टू वी आई। कि आई का आई कॉस फाई और आई साइन फाई का रिजल्टेंट तो आई होगा ना, और वोल्टेज कितनी आप पीछे से आपको सप्लाई की जा रही है, लेट्स से वी। तो एक्चुअल पावर ये अब डिज़ाइन किया था ये 5 किलोवाट के, कि आपकी जो, इसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, कि ये पावर आपकी वो 5 किलोवाट की ये कंपोनेंट खाएगा।
लेकिन एक्चुअल उसने कंज्यूम कितनी कर ली VI से, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसमें पावर फैक्टर था तो नेट रिजल्टेंट ये आ गया। अब VI cos phi तो आपको 5 किलोवाट इसने डिफाइन किया था इस कंपोनेंट के लिए। इट मीन्स यहाँ से आप लेट्स से ये जो पावर फैक्टर था ना, ये जो फाई था, लेट्स से वो 60 डिग्री का बन गया था। इसको भी हम एज्यूम जस्ट फॉर, ठीक है, ये 30 मान लो, इसको 20 मान लो, लेट्स से ये 60 डिग्री का बन गया था इसके कारण। तो अब VI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई cos 60। तो cos 60 हाफ होता है, तो VI चला गया 10 किलोवाट पे। ठीक है, सो अभी क्या था कि अब 5 किलोवाट पे तो ये बना था कंपोनेंट, बिकॉज ऑफ द पावर फैक्टर एट 65 इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी हमने ज्यूम किया। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू भी देख लो, ठीक है ना, अगर पावर फैक्टर करेगा तो नेचुरली 5 से ज़्यादा ही पावर आएगी उसकी, हो जाए 6 आए। मैंने एक सिंपल कि इसकी मल्टीप्लिकेशन ईजी के लिए कर लिया, इसको 60 ले लिया। अगर पावर फैक्टर उसका 60 बन गया उस सर्किट का, तो उसने 10 किलोवाट ले ली। अब अगर वो 5 किलोवाट लेता और 1 घंटा चलता तो वो 5 यूनिट कंज्यूम करता। अब 10 किलोवाट पावर अगर 1 घंटा चल गया वो कंपोनेंट, तो आपका कितना 10 यूनिट ले लेगा। तो यह आप सोच सकते हो कि अब कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितना आपका बिल आएगा। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर को एडजस्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको अब लेट्स एडजस्ट कैसे करोगे, अगर ऐसा सर्किट दिया हुआ है, इट मीन्स ये इंडक्टिव है, इसमें डेलीबरेटली आप एक कैपेसिटर ऐड कर दो, वो करंट एक उसकी कारण ऊपर चला जाएगा, तो नेट करंट इन दोनों का कोशिश करो कि इस डायरेक्शन में आ जाए। ये एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला से होंगे कि कितना कैपेसिटर लगाएं, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी लें, ठीक है, यहाँ पे आप L की वैल्यू कितनी लो, उस पर ये डिपेंड करेगा कि IL ज़्यादा होगा या IC ज़्यादा होगा और कितना पावर फैक्टर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज़ पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड व्हाट इज़ पावर फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, अभी इसी से अभी इसकी मेजरमेंट करने से पहले आप एक स्मॉल टॉपिक और देख लो। सो हमने ये स्टडी कर लिया, ठीक है, पावर क्या है एंड पावर फैक्टर दैट इज़ cos phi को। बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से ये वोल्टेज है, दिस इज़ V एंड दिस इज़ लेट्स से I, तो ये है इस पे phi पे, तो ये इस I के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा V I cos phi, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपकी पावर हो जाएगी दैट इज़ V I sin phi, और रिजल्टेंट पावर कितनी है VI। तो बेसिकली ये एक नॉमेनक्लेचर है, जो ये पावर है इसको आप बोलते हो एक्टिव पावर, एक्टिव पावर और ट्रू पावर, क्योंकि यही एक्चुअल पावर होती है जो हमारा सर्किट हमारा यूज़ करता है, जो हमारा जिस पे डिज़ाइन किया जाता है कंपोनेंट, इस डायरेक्शन वाली पावर को, वो बिकॉज ऑफ पावर फैक्टर उसकी ये पावर उसने ले ली है। ठीक है, तो ये एक्टिव पावर और ट्रू पावर बोलते हैं हम इसे, डैट इज़ V I cos phi। ये जो V होते हैं ना, ये RMS वैल्यूज़ होती हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। ये जो अब ये वाला कंपोनेंट है, इसको बोलते हो आप रिएक्टिव पावर, दैट इज़ इक्वल टू V I sin phi, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VRMS RMS। और ये जो नेट पावर होती है इसे आप बोलते हो अपरेंट पावर, दैट इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ठीक है, ये रिमेंबर रखना। और जो एक्टिव पावर या ट्रू पावर होती है उसको आप मेजर करते हो वाट्स में, वाट ले लो, किलो वाट ले लो, मेगा वाट ले लो, एक ही बात है। ठीक है, रिएक्टिव पावर को आप मेजर करते हो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव VAR में, और इसको किलो वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि कितनी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, VAR। और अपरेंट पावर को आप मेजर करते हो VA, वोल्ट एम्पियर एक तरह का। ठीक है, अगर VA किसी कंपोनेंट पे लिखा हुआ है इट मीन्स उसकी अपरेंट पावर है। ठीक है, ये इसकी रिएक्टिव पावर है और ये उसकी एक्टिव पावर। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट दी व्हाट इज़ पावर एंड व्हाट इज़ पावर फैक्टर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। अभी क्या है
कि हम इसको अब देखेंगे कि ये पावर और पावर फैक्टर ये 3 फेज सर्किट में कैसे एग्जिस्ट करता है। और 3 फेज वो भी, अब 3 फेज सर्किट या स्टार हो या डेल्टा होगा, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में सिर्फ बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस, ठीक है। ताकि अभी मैंने स्टार्ट कर लिया, फिर वो लेंथी हो जाएगा, ये लेक्चर आपका बहुत लेंथी चला जाएगा। अभी इसको अच्छे से स्टडी करें। ओके।